नमस्कार। बीच में कुछ अंतराल हो गया। असल में घटनाक्रम इतनी तेजी से बदलने लगे कि मुझे लगा कि एक कोई वाइटल इश्यू लेके जिस पे आपकी चेतना को हम थोड़ा-सा झकझोर सकें कि देश में हो क्या रहा है, पर्दे के पीछे क्या है। सत्यहिंदी.com के मेरे इस प्रोग्राम में जिसको हमने पूरा सच नाम दिया है, आपका स्वागत है। आप ज़रा गौर से देखें, सरकार साम, दाम, दंड, भेद, बदनामी करना सारी चीजें करके किसी तरह चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे कब्जे में आ जाए। लड़ाई काफी जबरदस्त हो गई। इसका आपको अंदाजा नहीं होगा कि इस समय लड़ाई कहां पहुंच गई है। शायद ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होगा। और ये लड़ाई नहीं कहते, इससे कहते हैं कि किस तरह आपने डिक्टेटोरियल, एक तानाशाही रवैया अपना के एक अच्छी भली विश्वसनीय संस्था जो काम कर रही थी, एक बची हुई थी इस देश में, जो कि कुछ काम कर रही थी और सरकार के अक्सर खिलाफ फैसले देती, जो सरकार को नापसंद था। अब एक डिक्टेटर को ये बिल्कुल गवारा नहीं कि कहीं एक भी कोई आवाज डिसेंट की आए। हम लोगों से खतरा इसलिए नहीं है कि आप लोग जब तक चेतेंगे नहीं, एक पूरा जन सैलाब, एक ग्राउंड स्वेल ऑफ रिजेंटमेंट जब तक नहीं आएगा, इस सरकार की हकीकत को नहीं समझेंगे, तब तक हम लोगों से खतरा नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट के जो डिक्टेट्स होते हैं, जो रिट्स होती हैं, जो जजमेंट्स होते हैं, वो आपको हर हालत में फॉलो करने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे। हालांकि उसको भी अब दरकिरार करना शुरू किया है। आपको याद होगा कि नॉर्थ ईस्ट के एक चीफ मिनिस्टर ने पीसीएस ऑफिसर्स जो स्टेट के होते हैं, उनका एक समारोह हो रहा था, उसमें कहा था, अरे ये क्या है कोर्ट वगैरह, इंप्लीमेंट तो करने मेरे पास ही आएगा ना। तुम लोग बिल्कुल चिंता ना करो, कोर्ट के आदेशों की ऐसी तैसी करते रहो, हम हैं। तो आप समझ सकते हैं हिमाकत किस कदर परवान चढ़ी है। इसमें कोशिश ये हो रही है, और इसका कारण क्या है। पूरा ये जो सिस्टम है, ये इसमें कुछ चाटुकार लोग सिर्फ चरण वंदना कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री की, और ये देख रहे हैं उनको अच्छा क्या लगता है। जाहिर है जिस तरह का ये वातावरण डिक्टेटोरियल है, उसमें कोई भी संस्था जो सरकार के खिलाफ बोलेगी वो गवारा नहीं है। नतीजा ये है कि हर मिनिस्टर इस बात की होड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा उस ऐसी संस्थाओं को दबा सकता है। तो कोई ईडी से दबा रहा है। आज देखिए, आज का स्टेटमेंट गृह मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने तो संस्कृतियों को जोड़ने का काम किया है। कौन सी संस्कृति जुड़ रही है, जरा सा सोचिए आप। जुड़ रही है या टूट रही है। तो उन्होंने भी ताली बजाई, प्रधानमंत्री के कसीदे काढ़े। और अब किरण रिजिजू हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, इसके पहले वाले भी करते थे, लेकिन वो इतने ज्यादा शायद सक्षम, अब होड़ ये लगी हुई है कि हम नए लॉ मिनिस्टर आए तो हम मोदी जी को बताएं कि साहब, मैं मुझसे ज्यादा तो कोई कर ही नहीं सकता आपकी चरण वंदना। तो क्या हुआ, संसद में इसके पहले कई पब्लिक फोरा से, कई प्लेटफॉर्म से कहा गया कि साहब कॉलेजियम सिस्टम तो बर्बाद हो गया, इसको खत्म कीजिए, वगैरह वगैरह। अब क्या कहा जा रहा है कि साहब ये सारी समस्या की जड़ कॉलेजियम सिस्टम है। देश में पेंडेंसी केसेस की क्यों है, 5 करोड़ क्यों है। हालांकि 5 करोड़ वहां नहीं है, 4 करोड़ तो उसमें लोअर कोर्ट्स में है, करीब 60 लाख हाई कोर्ट्स में है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि साहब सुप्रीम कोर्ट में जब तक कॉलेजियम रहे, कॉलेजियम का काम क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस नियुक्त करना, उनका ट्रांसफर करना। सरकार चाहती है किसी तरह हम इसमें पुरानी जो व्यवस्था थी उसी तरह आ जाए कि सरकार ही सर्वे सर्वा हो। खाली उनसे सुप्रीम कोर्ट से जो संविधान में लिखा है कंसल्टेशन वर्ड जो है, इन कंसल्टेशन में राष्ट्रपति सलाह लेके चुनेगा। तो सरकार का कहना था कि सब सलाह बाध्यता थोड़ी होती है, सलाह होता है, हमने आपसे मांगी, नहीं माने हम। इसको लेके जजमेंट हुआ।
और आप जानते हैं कि फर्स्ट केस आया और फर्स्ट एसपी गुप्ता का था, उसके बाद सेकंड केस आया एडवोकेट्स ऑन द कार्ड, फिर थर्ड केस आया जो रेफरल में गया। कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट लगातार कहता रहा ये पावर्स पहले केस को छोड़ के दोनों जजमेंट जो आए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के 9 मेंबर बेंच था, और जजमेंट आया कि नहीं साहब ये कॉलेजियम सिस्टम बहाल रहेगा, क्योंकि जजेस की नियुक्ति हम सरकार पे नहीं छोड़ते। उसकी वजह क्या थी? जब एनजेएससी बना, एक एक्ट लाया गया जिसमें कि सरकार ने एक क्लॉज रखा कि वीटो पावर, सरकार 2 सदस्य नॉमिनेट करेगी, 3 होंगे जजेस, उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, 2 जजेस होंगे, सीनियर मोस्ट होंगे जाहिर। उसके बाद सरकार का कानून मंत्री होगा और 2 नॉमिनीज होंगे जिनको कहा है कि समाज के प्रबुद्ध लोग। अब जरा सोचिए कि जजेस के ट्रांसफर के काम में जजेस कौन अच्छे होंगे, इसके चुनाव में प्रबुद्ध वर्ग लिखा है, उसमें यह नहीं लिखा है कि जो लॉ जानते हो, जो लॉ की दुनिया से वाकिफ हो। उसमें यह लिखा है जो प्रबुद्ध, और इसका परिभाषा नहीं कि प्रबुद्ध होता क्या है। लिहाजा जो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि में ज्यादा जोर से करेगा वही उसमें आएगा। अगला क्लॉज था वीटो पावर। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बड़े से बड़े लोगों को फांसी देने के पावर बहुमत से डिसाइड होते हैं, संसद बहुमत से चलता है, प्रधानमंत्री जी बहुमत से बनते हैं। लेकिन यहां पे एक क्लॉज रखा गया कि नहीं साहब, अगर 2 मेंबर्स ने 6 मेंबर्स में से वीटो कर दिया किसी प्रस्ताव को तो खारिज हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले होंगे बहुमत से। और आप जानते हैं देश का सबसे बड़ा फैसला केशवानंद भारती केस का फैसला, और वो डिसाइड हुआ था 7 और 6 से, जिसमें कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया। आधारभूत संविधान के आधारभूत ढांचे को संसद भी नहीं बदल सकता। ये वो फैसला था जो आज तक भी चल रहा है और जिसकी ताकत आज भी मानी जाती है और जिसकी प्रशंसा दुनिया के लगभग सभी कोर्ट्स ने किया, सभी जूरिस्प्रूडेंस के जानकारों ने किया। लेकिन भारत में एक नया कानून आने वाला था, 2015 में आया, बहाल हो गया, पार्लियामेंट से हो गया, और उसी की दुहाई दे रहे हैं हमारे कानून मंत्री साहब 2 दिन पहले, 24 घंटे पहले पार्लियामेंट में दुहाई देते हुए, साहब इतना बढ़िया कानून हम लोग लाए थे, पार्लियामेंट में सभी ने इसको समर्थन किया था। लेकिन देखिए साहब, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। वो था क्या? अगर आप इसको गौर करेंगे तो उसमें था कि कोई भी 2 सदस्य, अब 2 तो आपके पिट्ठू हैं, एक आप खुद हैं जो प्रधानमंत्री के लिए चरण वंदना करते रहते हैं, तो 3 तो आपके हो गए। अच्छा, वो 3 जो हो गए, अब आप जरा सोचिए कि 3 आपने ले लिए, और कोई भी जो प्रस्ताव आता है और जो सरकार के मतलब का नहीं है, वो आदमी सरकार के खिलाफ जा सकता है, ये डर, वो जज नहीं बनेगा। ऐसे ही जजेस ट्रांसफर कर दिए जाएंगे जो सरकार के खिलाफ बोलेंगे। आप जानते हैं क्या हुआ था जस्टिस लोया के केस में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह अंगूठे के नीचे कोशिश हो रही है कि जुडिशियरी को भी लाया जाए। एक संस्था है, और खास करके जस्टिस चंद्रचूड़ के आने के बाद जब सीजेआई बने, तब से सरकार को बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ भी नहीं कर पा रही है। इसके पहले के कुछ जजेस थे जिनसे सरकार को दिक्कत नहीं थी, फौरन जैसे ही वो रिटायर हुए तो पद खाली रखा गया, और उस पद को 6-6 महीने खाली रखा गया, 9-9 महीने खाली रखा गया कि वो जज साहब रिटायर होंगे तो फौरन दे दिया जाएगा, और उसके लेने के लिए कानून भी बदल दिया गया। लेकिन इस समय जो वर्तमान डिस्पेंसेशन है कोर्ट का, वो सरकार को रास नहीं आ रहा है। नतीजा, कोर्ट में हमारे कानून मंत्री कहते साहब मैं तो जनता की आवाज जानता हूं, जनता ये फील कर रही है कि जो देरी हो रही है फैसलों में, पेंडेंसी 5 करोड़ की हो लगभग होने जा रही है, और जनता जिसे बहुत आहत है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा, उसके जड़ में है कॉलेजियम।
हमें कोई ताज्जुब नहीं होगा किसी दिन किसी पार्लियामेंट में ये कहा जाए कि साहब जजेस की नाक थोड़ा सा लंबी है, इसीलिए ये देश की सारी समस्या है, गरीबी इसलिए है कि जजेस की नाक थोड़ा लंबी है, अगर ये छोटी रहती तो बिल्कुल कोई दिक्कत ना होती। ये यहां तक कहने जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कॉलेजियम का पेंडेंसी से क्या मतलब है। दूसरी सलाह कानून मंत्री ने क्या दी। कानून मंत्री का कहना था कि सर छोटे छोटे जो केसेस होते हैं, बेल एप्लीकेशन, बेल के केसेस, ये आप क्यों एंटरटेन करते हैं। छोटे छोटे फ्रीवोलस रिट पिटीशन उन्होंने नाम दिया है। उस पे अगले ही दिन यानी कल चीफ जस्टिस इंडिया ने कहा कि ये फ्रीवोलस केसेस नहीं है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। स्टेट के जो एक्सेसेस होते हैं उससे सामान्य जनता को बचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी है और सुप्रीम कोर्ट के रूप में तो नहीं है, लिहाजा हम इसे आपकी सलाह नहीं मान सकते। वजह क्या है। आपका दरोगा, आपका ईडी जाके विरोधियों के घर पे छापे मार देता है चुनाव के ऐन चुनाव के वक्त, और डील क्या होता है कि पार्टी में आ जाओ वरना ईडी आगे बढ़ जाएगी। पीएमएलए के केसेस जानते हैं रेट ऑफ कन्विक्शन क्या है, 1% से कम है। अभी बिहार में शराब में 60-70 लोग मर रहे हैं। जानते हैं रेट ऑफ कन्विक्शन क्या है, 1%। 2016 में शराबबंदी की गई, बहुत, क्योंकि उसकी तैयारी नहीं थी, आपने शोशेबाजी में कर दिया चुनाव जीतने के लिए कि महिलाएं खुश होंगी, लेकिन उसके हिसाब से आपने शराबबंदी रोकी नहीं। शराबबंदी नहीं रुकी तो महंगी शराब आने लगी, गरीब आदमी और बर्बाद होने लगा, क्योंकि शराब तो पी गई, दरोगा जिसे मिल के पी गई, ज्यादा पैसे दे के पी गई, खाने में ही मिलने लगा महंगे पैसे पे। ये जो केस हुआ है इसमें पूरी तरह से पता चल रहा है कि थाने का इन्वॉल्वमेंट था, थाना बिकवा रहा था। नतीजा ये हुआ कि 2016 से आज तक जानते हैं 4.5 लाख लोगों को बंद किया गया है, उनके ऊपर 4.5 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया है, वो किया है, केस इनिशिएट हुआ है, और इसमें 1.5 लाख लोगों पे केस शुरू किया गया है। 1.5 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया और केस शुरू किया गया है। टोटल 4.5 लाख लोगों पे आपने ये इतने साल में मुकदमे किए, मतलब उनको पकड़े, अरेस्ट किया, रेड्स मारे, 1.5 लाख पे आपने केस चलाया। और जानते हैं रेट ऑफ कन्विक्शन क्या है, 1300 लोग सिर्फ कन्विक्ट हुए हैं। 1% से भी कम है रेट ऑफ कन्विक्शन, 99 आदमी छूट के चले गए। ये आपका प्रोसिक्यूशन है, ये आपकी पुलिस है। आपके पास दम नहीं था तो क्यों किया शराबबंदी। आज वो गरीब मर रहे हैं नकली शराब पी के। यही स्टेट का एक्सेस है जो सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट को लेना होगा फैसला। इसी तरह आप किसी को मुर्गे की तरह पकड़ के जेल में ठूस देते हैं, अंत में जमानत मिलती कहां से है। ये तमाम जो आपने यूएपीए के केसेस लगाए थे एक खास समुदाय संप्रदाय के लोगों पे, अंत में सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल रही है। तमाम केसेस आप देख लीजिए, उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल रही है। तो ये सुप्रीम कोर्ट इसलिए जमानत न दे कि आप किसी कप्पन को बंद कर दें, आप किसी मुसलमान युवा नेता है उसको बंद कर दे और उस पर यूएपीए लगा दे, और उसके बाद कहे कि साहब सुप्रीम कोर्ट में देरी केसेस में इसलिए हो रहे कि ये लोग छोटे छोटे बेल के जमानत लेते हैं, आप उनको जेल में ठूस दे, सारे नागरिक अधिकार उनके खत्म कर दे, उनके परिवार को बर्बाद कर दे। लेकिन ऐतराज ये है कि सुप्रीम कोर्ट जमानत क्यों देता है। कैसा कैसी दबंगई है भाई, डिक्टेटरशिप इतना घिनौना होता है। लेकिन आपने ये किया तो आप कानून मंत्री है, लिहाजा आपने कह दिया। आपके गुरूर का ये हाल है कि आप सीधे उनको कॉलेजियम, किसी तरह आपकी कोशिश है कि कॉलेजियम, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट हम हर हालत में अपने हाथ में रख लें। सारा जो पापड़ बेल रहे हैं आप सिर्फ इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट हमारे अंगूठे के नीचे क्यों नहीं।
मीडिया आ चुका है, हर संस्था आ चुकी है। लेकिन कानून मंत्री जी और गृह मंत्री जी, आप लोग ये तो बताइए, मोदी जी ने संस्कृतियां जोड़ दी हैं। कानून मंत्री का कहना है कि सारी बीमारी की जड़ कॉलेजियम सिस्टम है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ईडी नहीं है। सो ईडी को आप इशारा करके कहीं भी भेज देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं होगा। कम से कम 2 साल तो अगले नहीं होगा जब तक जस्टिस चंद्रचूड़ हैं। ये आपकी मुराद पूरी होने नहीं जा रही है। बाद में क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन आज जो हम लोग की चिंता है, आज जो हम लोग लगातार जिस पे लगे हुए हैं, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को किसी तरह से सरकार अपने कब्जे में न ले, जिसकी सारी सारी कोशिशें हो रही हैं। और ये कोशिश है बदनाम करने की सुप्रीम कोर्ट को। साहब इसमें यहाँ तो जब फैसले ही नहीं होते, देखिए साहब क्या हालत है यहाँ पे। अब अगला चरण होगा, सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी और इसके लिए छोड़ दिए जाएंगे मार्केट में फर्जी व्हाट्सएप होंगे, फर्जी ट्वीट्स होंगे। फर्जी ट्वीट्स के अलावा एक मंत्रियों का एक हुजूम चलेगा और हर जगह पब्लिक मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट की लानत पलानत करेगा, ताकि किसी तरह ये पब्लिक आइज में खत्म हो जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी भी सबसे मकबूल संस्था है और मुझे लगता है चंद्रचूड़ जब तक रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तब तक ये चलता रहेगा। इस पे सीजेआई ने बड़ा अच्छा कमेंट किया, आप गौर करें। बदनाम करने का एक दूसरा टैक्टिक्स, कहा कि साहब ये जजेस छुट्टियां बहुत रखते हैं। बताइए, गर्मी में 2-2 महीने ये बाहर, गर्मी में 2-2 महीने बाहर रहते हैं, ये कोई तरीका है? 1.25 महीना बाहर रहते हैं जब पूरा जुडिशियरी का काम रुका रहता है। अब जरा इस पे भी आप गौर कीजिए। मैं आज ये जो प्रोग्राम कर रहा हूं, ये आपको इसीलिए कर रहा हूं कि आपको हकीकत बता सकूं। पूरी दुनिया का हम आपको एक कॉम्परेटिव स्टडी देते हैं। भारत में लगभग उतनी ही छुट्टियां ये जजेस एंजॉय करते हैं जितनी आम जनता है, जितना सरकारी लोग करते हैं। 216 दिन काम होता है। अब जरा आप गौर कीजिएगा, ये जजेस जो फैसला लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट का, बाय चांस कुछ जजेस हमारे व्यक्तिगत मित्र थे, तो मैंने उनको पढ़ते हुए देखा है। रात के 2-2 बजे तक ये अगले दिन जो फैसला देना है या जिसको हियरिंग होनी है, जिसमें आर्गुमेंट्स होने हैं, ये रात रात के 2-2 बजे तक पढ़ते हैं। शाम को आते हैं, चाय टेबल पे रख दी जाती है, चाय ठंडी हो जाती है और ये केस जजमेंट्स पढ़ते रहते हैं, केस लॉ पढ़ते रहते हैं। ये जजमेंट ऐसे आसानी से नहीं होते हैं। आप जानते हैं भारत के कुछ जजमेंट है जो यूएस सुप्रीम कोर्ट कोर्ट किया है। अभी कुछ दिनों पहले मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान में ये जजमेंट्स कोर्ट होते हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ये भारत के जजमेंट्स को कोर्ट करती है। भारत के जजमेंट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और ये जजेस रात रात भर पढ़ते हैं। ये यहां से जाके आराम फरमाना नहीं होता कि कोर्ट पे आके काला चोगा पहन के बैठ गए, आउट पटांग सवाल कर रहे हैं वकील साहब से, ऐसे नहीं होता है कभी भी किसी अच्छे जजमेंट्स का। और जानते ही जजमेंट हजारों पेज में होते हैं, सैकड़ों पेज में होते हैं और ये जजेस लिखवाते हैं जजमेंट। और ये लिखवाते हैं तो उसमें कभी आप देखिए जजमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, ऑबिटर डिक्टा और रेशियो डेसिडेंटी। रेशियो डेसिडेंटी होता है जो कि फैसले का पार्ट होता है, मूल पार्ट होता है, ऑपरेटिव पार्ट होता है, जिसको रेशियो कहते हैं। ऑबिटर होता है वहां तक उस जजमेंट पे, उस फैसले में पहुंचने का कारण क्या है। ऑबिटर कभी आप पढ़िए किसी जजमेंट का सुप्रीम कोर्ट के, तो लगता है ये जजेस समाजशास्त्री, राजनीति शास्त्री, अर्थशास्त्री और इन सब से ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर और कॉन्स्टिट्यूशन को जानने वाले, अद्भुत इनकी क्षमता होती है। लिहाजा ये दिन रात पढ़ते हैं। ये जज सुप्रीम कोर्ट के हवा में नहीं बने हैं। लिहाजा उनको ये कहना कि साहब ये तो कुछ नहीं, काम करें अपना घर जाए, ऐसा होता नहीं है। इसलिए किरण रिजिजू को ये सलाह देने के पहले थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए था। जिंदगी में एक जजमेंट करना पड़े तो आप पसीने आ जाएंगे। और यहाँ पे ये जजेस तमाम वेराइड केसेस आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेचर के केसेस आते हैं, जिसमें राज की हेकड़ी से लेके गरीब को शराब में जबरदस्ती बंद करने तक सब कुछ आता है।
और तब ये जजेस फैसला देते हैं, या हवा में नहीं देते हैं। और आप जानते हैं अमेरिका में एक साल में 100 से 150 फैसले होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। भारत में जानते हैं कितने होते हैं? इस साल अभी तक 1 जनवरी से 16 दिसंबर तक इस कोर्ट ने 1255 फैसले दिए हैं। इसमें वो शामिल नहीं है जो कि छोटे छोटे ऑर्डर्स दिए हैं, वो शामिल नहीं है जिसमें आर्ग्यूमेंट सुने हैं केसेस में, फैसले अभी नहीं दिए हैं। ये शुद्ध रूप से फैसले हैं 1255, अमेरिका से 12 गुना ज्यादा। आप समझ सकते हैं कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट काम करता है। लेकिन आपको उसको अंगूठे के नीचे लाना है, तो लिहाजा आप उसको अकर्मण्य बताएंगे, उसको हर चीजें करेंगे। और पार्लियामेंट में तो आपके पास सुविधा है, का पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, तो उनको करप्ट भी आप कह सकते हैं। ये है आपका विंडिक्टिवनेस, कितने प्रतिशोध से आप काम करते हैं। मेरे ख्याल से आप सब लोग को गहराई से इस पे सोचना होगा, और अगर ये चीजें समझ में आए तो सबको बताइए, सबको समझाइए कि स्थिति क्या है इस देश में, और तब आपको लगेगा कि नहीं, हम लोग को खड़े होना चाहिए इसके खिलाफ। आज इतना ही, अगले हफ्ते फिर किसी बड़े मुद्दे पे आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।